आज मेटल एंड नॉन मेटल यानी धातु अधातु का दूसरा पार्ट हम लेकर आए हैं। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। मेरा कंटिन्यू क्लास चालू हो गया है। पर डे मैं हर एक वर्ग का 9, 10, 8 सबका मैं वीडियो लोड करूंगा और आप लोग इसका लाभ लेंगे। आज हम आप लोग को कल बता रहे थे तत्व के बारे में बताए और आज हम धातु अधातु की चर्चा आप लोग को बोले थे करेंगे। आज धातु अधातु की चर्चा करेंगे। अब ये पार्ट 2 में रहा है धातु और अधातु। देखिएगा यहाँ पर आप लोग कल पढ़े थे कि तत्व किसे कहते हैं। तत्व के मुख्य रूप से 2 भागों में रखा गया, धातु और अधातु की बात किए थे। आज हम धातु का उदाहरण कुछ देते हैं। सबसे पहले प्रमुख कोई धातु है जिसका नाम क्या है, सोडियम, मैग्नीशियम, चांदी, सोना, लोहा, एल्यूमिनियम आदि। और कुछ अधातु की चर्चा है, कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आदि। आप लोगों का बताए थे पिछले वीडियो अम्ल एवं भस्म, एसिड एंड बेस में आप लोग को धातु और अधातु की पहचान बताए थे कि प्रायः जिस तत्व के अंत में यूएम होता है, याद रखिएगा क्या बोले कि जिस तत्व के अंत में यूएम होता है वह धातु होगा निश्चित। सामान्यतः अपवाद के रूप में एक हीलियम है, हीलियम, यह ध्यान रखिएगा। कुछ ऐसे धातु है जो आप लोग नाम सुने देखे नहीं है। टिटेनियम को आप देखे नहीं होंगे, थोरियम को देखे नहीं होंगे, यूरेनियम को देखे नहीं होंगे, सिर्फ नाम सुने हैं। तो आप कैसे पहचानिएगा 112-13 धातु है या 120 धातु, 120 तत्व, 112 धातु नहीं बल्कि 120 तत्व का खोज हो चुका है। उसमें आप लोग को पहचानना है कौन धातु कौन अधातु है। तो कल आप लोग को बता दिया कि क्षो तत्व अक्रिय तत्व है या नोबल गैस है। बाकी धातु अधातु की पहचान करना है जिसमें यूएम लगा होता है। प्रायः क्या होता है धातु, नाम बोलिएगा और सुनिएगा मेरे साथ। सोडियम यम लगा हुआ है, मैग्नीशियम यम लगा हुआ है, चांदी का अर्जेंटम एजी लगा हुआ है, एम लगा हुआ है यूएम, सोना औरम एयू लगा हुआ है औरम, लोहा फेरम, एल्युमिनियम एल्यूमिनियम, यह जो आप देख रहे हैं। अब अधातु की बात करते हैं। प्रायः यह लगा होता है कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। यह क्या हो गया, धातु हो गया। हमारे दैनिक जीवन में तो हम लोग प्रतिदिन अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे चीजों को देखते हैं जो कि धातु का बना होता है। जैसे हम अपने घरों में जो खाना खाते हैं वो बर्तन किसका बना होता है, धातु का बना होता है। सबके घरों में एल्युमिनियम का बर्तन, स्टील या लोहे का बर्तन जो भी होगा धातु का बर्तन बना होता है। आप अपने घरों में देखते हैं कि वायरिंग, विद्युत जो वायरिंग किया हुआ उसका तार भी किसका बना हुआ है, धातु का बना हुआ है, एल्युमिनियम का बना हुआ है, लोहा का बना हुआ है या तांबा का बना हुआ है। फिर आप क्या देखते हैं कि आजकल हमारे घरों में मकान जो बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, बांध बन रहे हैं, वहां पर भी रॉड का प्रयोग किया जा रहा है, इस्पात का। वो भी क्या है बता दो, धातु है। आपको आ जाए कि धातु का उपयोग बताया तो मेरी बातों को आप सुनिए, आप लिख सकते हैं। इसके बाद आप रेलवे लाइन का देख सकते हैं। रेलवे लाइन का पटरी जो बना होता है वो भी किसका बना होता है, धातु का बना होता है। रेलवे का डब्बा किसका बना होता है, धातु का बना होता है। और रेलवे की पटरी, रेलवे का डब्बा, रेलवे लाइन, इतना ही नहीं पाइप सब किसका बना होता है, धातु का बना होता है। चलते हैं। अब एक बात आपको आ रहा है, एक सामरिक तत्व की बात करते हैं। टिटेनियम, क्रोमियम, यूरेनियम, जिर्कोनियम, ऐसे बहुत सारे तत्व हैं जिसका उपयोग सैनिक उपकरणों के निर्माण में, सैनिक के उपकरण जो बनाए जाते हैं उसके निर्माण में, अंतरिक्ष विज्ञान की योजनाओं में, राष्ट्र की आर्थिक क्षमता का विकास एवं राष्ट्र की सुरक्षा में किया जाता है। वह क्या कहलाता है, सामरिक तत्व। क्या बताए, राष्ट्र के आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए बहुत सारे तत्वों का प्रयोग किया जाता है। वह तत्व क्या कहलाता है, सामरिक तत्व, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्ट्रेटेजिक एलिमेंट्स बोलते हैं। अब हम लोग यह तत्व की बात किए और धातु की बात किए, अधातु की बात की, उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किए। अब हम लोगों को पढ़ना है धातुओं का गुण, विशिष्ट गुण पढ़ना है। सबसे पहले हम आपको धातु के विशिष्ट गुण की चर्चा आपके बीच हम कर रहे हैं, जिसमें आप लोग को धातुओं के विशिष्ट गुण में पहले आपको भौतिक गुण की बात करते हैं। भौतिक गुण देखिएगा, 2 तरह का गुण होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। एट फर्स्ट हम फिजिकल प्रॉपर्टी आपको बताते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, प्रायः
जितने भी धातु हैं, मेटल्स हैं, उसके एक्सटर्नल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1, 2 और 3। 1, 2 और 3, अधिकतम 1, 2 और 3। अब समझिएगा, लेकिन आप कह सकते हैं कि सर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन और हीलियम इसके अपवाद हैं। इसके अंतिम कक्षा में भी 1 और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन के अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन और हीलियम के अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। फिर भी यह क्या है बताइए? तो अधातु है। अब चर्चा करते हैं, सोडियम की बात कीजिए। सोडियम का क्या होता है? 2, 8, 1, देखिए 1 इलेक्ट्रॉन है। फिर मैग्नीशियम 2, 8, 2, कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। एल्युमिनियम कितना इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार से कैल्शियम के अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। पहला आपको बताया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। दूसरा गुण कहते हैं, धातुओं का एक गुण होता है विद्युत धनात्मकता। विद्युत धनात्मकता, ध्यान दीजिएगा। प्रायः कल आपको हम बताए थे कि जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है वह क्या करता है? विद्युत का धनात्मक होता है। यहाँ देखिएगा, यह क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है। जैसे सोडियम की बात करते हैं, कल हम इस चीज की चर्चा किए थे। अष्टक निर्माण के चलते, अष्टक निर्माण में 2 काम होता है, इलेक्ट्रॉनों को त्यागना, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना। याद कीजिएगा, जब कल ही बता दिए थे पिछली कक्षा में। इलेक्ट्रॉनों को त्याग करने के बाद वो धनायन बनाएगा। अब जैसे देखिएगा, सोडियम की बात करते हैं। सोडियम का 11 होता है, 2, 8, 1। सोडियम का देखिएगा 11 होता है, इसका होता है 2, 8 और 1 होता है। तो सोडियम क्या करेगा? 2, 8, 1, 1 इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा, तो सोडियम क्या बनाएगा? धनायन। क्या बनाएगा? धनायन। सोडियम क्या बनाएगा? धनायन। एल्युमिनियम की बात करते हैं, इसका 13 होता है, 2, 8, 3, 2, 8, 3, याद रखते जाइएगा। यह 3 इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा, Al क्या बनेगा? +3। यानी दूसरा गुण क्या पढ़े हम? क्या पढ़े अभी? यह विद्युत का धनात्मकता होता है। आगे देखिएगा, इसी प्रकार से आप लोग लिखते भी जाइएगा, कॉपी कलम अपने पास रखिएगा और नोट करते जाइएगा। तीसरा गुण आघात वर्ग्यता, बड़ा मस्त है। आघात वर्ग्यता है, आघात वर्ग्यता। समझिएगा क्या होता है आघात वर्ग्यता? जब जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मैलिएबल, क्या बोलते हैं? आघात वर्ग में होता है मैलिएबल। क्या होता है? मैलिएबल। जिसको पीट कर चदरा का रूप दिया जाए, पतला पतला चदरा का रूप दिया जाए, चदरा का रूप। समझिएगा, आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। यानी धातुओं में किसका गुण होता है? आघात वर्ग्यता का गुण होता है। उसे पीट कर कागज से भी पतला पत्थर बनाया जा सकता है, यह धातुओं में होता है। और सबसे ज्यादा आघात वर्ग होता है सोना और चांदी। क्या होता है? सोना और चांदी। इसलिए आप देखते होंगे कि आपके घरों में जो भी आभूषण पहनते हैं, माता बहनें जो भी आभूषण पहनते हैं, दीदी मम्मी चाची जो भी पहने हुए होंगे, वह बोलते हैं कि मेरा जो कान वाला है वो आधा भरी का है, 4 आना भरी का है, इस तरह से बोलते हैं। सोच लो, एक 4 आना, 8 आना, 10 ग्राम, 2 ग्राम, 1 ग्राम का कितना चौड़ा चौड़ा जेवर बन जाता है सोने का। क्यों? क्योंकि उसमें कौन सा गुण पाया जाता है? आघात वर्ग्यता का गुण। मैं आपको बताया, समझाया, यह नहीं कि परीक्षा में आप लिख दिया कि मम्मी चाची पहनते हैं। नहीं, आप लोग को समझना है। आघात वर्ग्यता का गुण पाया जाता है, उसको पीट कर कागज से भी पतला चदरा का रूप दिया जाता है। सबसे ज्यादा आघात वर्ग कौन होता है? सोना और चांदी। चौथा गुण आपको देखिएगा तन्यता। तन्यता, जिसमें पतला तार खींचा जा सकता है। पतला तार, जिसमें पतला तार खींचा जा सकता है, वह क्या कहलाता है? तन्यता का गुण। यानी देखिएगा, आपको समझना है, आपको देखते होंगे बहुत पतला पतला तार, तन्यता का गुण है, जिसे पतला पतला तार खींचा जा सकता है। और सबसे ज्यादा लंबा सबसे ज्यादा तन्यता का गुण किसमें होता है? सोना में होता है। और किसमें होता है? चांदी में होता है। सोना और चांदी, चांदी में होता है। चांदी का मान क्या होता है? Ag। ऐसा देखा जाता है कि लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार 1 ग्राम सोना से, 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर यानी 2000 मीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। अब दूसरा बात आप लोग को देखिएगा, और 100 मिलीग्राम चांदी से लगभग 200 मीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
इसके बाद हम लोग को देखना है क्वथनांक, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बीपी, एंड और गलनांक, जिसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश मीडियम जो बच्चे हैं वो भी ध्यान देते जाएंगे। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं, धातु और धातु का, मेटल और मेटल का क्या होता है, हाई होता है, उच्च होता है। बस ये भी इसका गुण है, क्या बताए, इसका क्या होता है, उच्च होता है। धातु का गुण जो होता है, धातु का द्रवणांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। जैसे देखिएगा, हम कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। जैसे जिंक, जिंक हम एक शॉर्ट लिख दिए बीपी, बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर नहीं पढ़िएगा, बॉइलिंग पॉइंट पढ़िएगा। एमपी, एमपी का मतलब क्या पढ़िएगा, मेल्टिंग पॉइंट पढ़िएगा। ध्यान रखिएगा, बीपी का मतलब क्या पढ़िएगा, बॉइलिंग पॉइंट। ये आपको हम डिग्री सेल्सियस में बता रहे हैं, ये हम आपको डिग्री सेल्सियस में कुछ उदाहरण दे रहे हैं। जिंक का मतलब क्या होता है, जस्ता, इसका होता है 419,907, 419 याद करना पड़ेगा, 419,907। जस्ता का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 419 डिग्री सेल्सियस, और इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 907 डिग्री सेल्सियस। सोना का होता है, सोना का होता है 1535 डिग्री सेल्सियस, 1535 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होता है। और इसका जो होता है एमपी कितना होता है, 2750 डिग्री सेल्सियस, है ना, सॉरी उल्टा लिख दिया हम आप लोग को यहाँ पर, एमपी और बीपी, एमपी बीपी। ध्यान दीजिएगा, जस्ता का होता है 419 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 907, गलती हो गया, ध्यान नहीं दिए, है ना, सोना। इसके बाद देखिएगा हम लोग तांबा की बात करते हैं, तांबा Cu, तांबे की बात करते हैं। इसका होता है 1083 डिग्री सेल्सियस, क्या होता है इसका, मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 2567 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस तो ऊपर लिखा हुआ है। इस तरह से क्या देखा जाता है कि धातुओं का द्रव्यमान और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। फिर देखिएगा एक और पांचवा गुण, छठा गुण देखिएगा, प्रायः जो होता है इसमें हम लोग को देखना है कि इस या ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक, विद्युत का सुचालक, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। देखिएगा, सबसे अधिक ऊष्मा का चालक के रूप में कौन आता है, चांदी। सबसे अधिक ऊष्मा का चालक कौन होता है, चांदी होता है। इतना ही नहीं, विद्युत का भी सबसे अच्छा चालक होता है चांदी। और इसके बाद देखिएगा, लेकिन इसका एक अपवाद आप लोग जानिएगा, इसका एक अपवाद है जिसका नाम है ग्रेफाइट। क्या नाम बोले, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अधातु है, कार्बन का एक अपरूप भी है, लेकिन यह इसका गुण जो होता है वह जस्ट लाइक धातु के जैसा यह विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक होता है। आप लोग वाकिफ होंगे ग्रेफाइट से, पेंसिल देख रहे होंगे, पेंसिल का जो काला वाला पार्ट है वो ग्रेफाइट होता है, उसमें करंट होता है, आप उसको टच नहीं करिएगा, हम आपको प्रयोग कर अभी बताएंगे, है। इसके बाद देखिएगा, हम लोग को अभी पढ़ना था, यह ऊष्मा एवं विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। चांदी सबसे अच्छा सुचालक है, चांदी के बाद कॉपर आता है, एल्यूमिनियम आता है। तो कभी कभी ऐसा आपके मन में आता होगा, सर चांदी का तार क्यों नहीं बनाया जाता है। चांदी इतना ज़्यादा होता है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, जहाँ करंट ज़्यादा पास करेगा इस तार से तार गल जाएगा, और महंगा भी होता है। इसलिए चांदी का प्रयोग नहीं करके किसका प्रयोग करते हैं लोग, तांबे का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगला जो गुण है, पांचवा, छठा, सातवां, धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। धातु में क्या होती है, विशेष प्रकार की चमक होती है, जिसको लस्टर बोलते हैं, मेटालिक लस्टर, धातुई चमक, धातुई चमक। आप लोग अपने खुद समझदार बच्चे हैं, आप देखकर आप पहचान जाते हैं धातु है, सोना है, चांदी है, इसकी चमक से आप पहचानते हैं। धातुओं में विशेष प्रकार की चमक होती है, जिसे हम लोग धातुई चमक बोलते हैं। इसका भी एक अपवाद आप लोग जानिएगा, अपवाद, जिसका नाम है ग्रेफाइट, और दूसरा नाम है आयोडीन। यह दो ऐसा तत्व है जो दिखता है धातु के जैसा, चमकता है, लेकिन है क्या, अधातु। क्या बोले, अधातु। अपवाद समझ रहे होंगे ने। अपवाद का मतलब क्या होता है, दोनों गुण कुछ और है कुछ, यानी हम पढ़ रहे धातु, अधातु में वो गुण दिख रहा है। तो अभी क्या बताए, एक बाद में आप लोग को क्या बताए, ग्रेफाइट अधातु होते हुए विद्युत का अच्छा चालक है, और एक बाद आप लोग को बताया ग्रेफाइट और आयोडीन, इसमें धातुई चमक होती है, परंतु यह धातु नहीं है।
आगे देखिएगा, इसमें कठोरता की बात करते हैं, मिटा रहे हैं बाबू, देख लीजिएगा, ऊपर मिटा रहे हैं, लिख लीजिएगा। कठोरता की बात करते हैं, कठोरता। धातु जो होते हैं प्राय क्या होते हैं बता, तो कठोर होते हैं। धातु प्राय क्या होते हैं, कठोर होते हैं। और जब कठोर होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी धातु हैं, कुछ ऐसे भी धातु हैं जिसमें आप लोग को बता रहे हैं, जैसे में अपवाद में देखिएगा, अपवाद में हम आपको बता रहे थे सोडियम होता है, सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है, ये सब कठोर नहीं होते हैं। आदि बहुत सारे हैं जिसे चाकू से काटा जा सकता है। ऐसे धातु प्राय क्या होते हैं बताइए, तो कठोर होते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अभी आप लोग को इसके पहले पढ़ा है कि इसका क्वथनांक और गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। उसमें भी अपवाद है, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, गैलियम हो गया, सीजियम हो गया, ये सब का द्रव्यमान क्वथनांक काफी क्या होता है, निम्न होता है अपवाद के रूप में। क्या क्या बोले, सोडियम, सोडियम बोलते जाइएगा, सोडियम, पोटेशियम अपवाद है क्योंकि यह निम्न ताप पर उबलने लगते हैं। फिर बोले आप लोग को गैलियम, गैलियम, सीजियम, सीजियम, इसके द्रवणांक भी क्या होते हैं, निम्न होते हैं। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में तुरंत पिघल जाता है। अभी हम लोग बताए कठोरता की बात किए, सोडियम, मैग्नीशियम ये सब क्या होते हैं, कठोर नहीं होते हैं। इसके बाद हम लोग देखिएगा एक और बहुत अच्छा गुण है, ध्वनि, जिसको हम लोग बोलते हैं स्वनि, सोनरस। क्या बोलते हैं, सोनरस। क्या बोलते हैं, मेटालिक साउंड को सोनरस बोलता जाता है। जब धातुओं को पीटा जाता है तो एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, यह सोनरस आता है। पिछले परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि सोनरस क्या, बच्चे घबरा जाते, नहीं, वो सोनरस वैसा गुण है जिससे धातुओं को पीटने पर विशेष तरह का आवाज निकलता हो। तो धातुओं में एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है ना। आप लोग पीट कर ही धातु को पता रख सकते हैं इसकी ध्वनि कैसी होती है, सुरीली होती है। ध्वनि कैसी होती है, सुरीली, जो हमारा कान जो है उसको सुनने में उसको अच्छा लगता है। फिर देखिएगा एक होता है ऐसा भौतिक गुण है, भौतिक अवस्था। क्या बता रहे थे, भौतिक अवस्था, या प्राय जितने भी होते हैं धातुओं किस अवस्था में होते हैं, ठोस अवस्था में। इसका एक ही मात्र धातु है, एकमात्र धातु, जिसका नाम है मरकरी, मरकरी या पारा, मरकरी या पारा, जो द्रव अवस्था में होता है। याद कर लीजिएगा, क्या बताए फिर से बोलिए, एकमात्र धातु द्रव होता है, एकमात्र द्रव धातु, द्रव धातु जो कौन है, पारा या मरकरी, Hg। एक और है। इसके बाद हम लोगों को देखना है घनत्व, डेनिसिटी, इसका उच्च होता है। धातुओं का डेनिसिटी क्या होता है, उच्च होता है। अब आप लोग को देखना है, हर का अलग अलग डेनिसिटी है। जैसे देखिएगा, आपको हम इसका उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। जस्ता की बात करते हैं, जिंक की बात करते हैं। जिंक का जो डेनिसिटी होता है 7.1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। उसी प्रकार से आप देखिएगा, आयरन का होता है 7.9 ग्राम प्रति cm3 प्रति घन सेंटीमीटर। इसके बाद कॉपर का होता है, Au का होता है 1.9 ग्राम घन प्रति घन सेंटीमीटर। यानी आप लोग को देखिएगा, कुछ धातुएं सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम के घनत्व निम्न होते हैं क्योंकि यह क्या होता है, हल्का धातु होता है। यह क्या होता है, हल्का धातु होता है। क्या बोले, सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम के घनत्व निम्न होते हैं, है ना? आगे हम अभी बताएंगे। अब हम पढ़ेंगे धातुओं के रासायनिक गुण की चर्चा करेंगे। पहला है ऑक्सीजन से अभिक्रिया। जब भी कोई धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु के ऑक्साइड बनाता है, धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु के ऑक्साइड बनाता है, समझिएगा। यहाँ पर देखिएगा आप, सोडियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से होती है। अब देखिएगा, ऑक्सीजन से डायरेक्ट अभिक्रिया करता है, कुछ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, तब भी तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कहलाती है। किसी चीज को जलाया जाएगा तो किसकी उपस्थिति में जलेगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा। यहाँ पर सोडियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, क्या बनाया बाबू, सोडियम मोनोऑक्साइड। मैग्नीशियम के फीते को ऑक्सीजन में लेकर के बढ़िया साफ पहले कर देना है, बताएंगे इसके बारे में। मैग्नीशियम के फीते को जब ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड।
धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, भास्मिक होते हैं। अभी क्या बताया, धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अल्कली। ये क्या होता है, अल्कली। मेटालिक ऑक्साइड ही अल्कलाइन होता है। नाउ डू आगे देखिएगा। और यह जो ऑक्साइड होता है वह कुछ ऑक्साइड जब जल में घुलता है तो क्या बनाता है, क्षार यानी अल्कली बनाता है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब जल में घोला जाता है तो क्या बनता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यह भी क्या होता है, ये तो अल्कली है। और मैग्नीशियम सोडियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अरे एक बात आपको ध्यान में रखना है, अभी आप लोग को बताए कि क्या होते हैं, भास्मिक होते हैं। लेकिन कुछ धातु के ऑक्साइड में दोनों गुण पाया जाता है, अम्लीय गुण भी और भास्मिक गुण भी पाया जाता है। क्या बोले, फिर से बोलिए। कुछ वैसे धातु के ऑक्साइड होते हैं जिसमें अम्लीयता और भास्मिकता दोनों का गुण पाया जाता है, माने एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टी होता है, अल्कलाइन की प्रॉपर्टी होता है। इसको हम लोग बोलते हैं द्विधर्मी। द्वि मने दो और धर्म मने धर्म, जिसमें दोनों धर्म होता है। क्या क्या, अम्लीय और भास्मिक, तो द्विधर्मिक ऑक्साइड कहलाता है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाता है। जैसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब होता है जिसमें दोनों गुण पाया था। कुछ याद कर लीजिएगा, सब मेटालिक ऑक्साइड विच है प्रॉपर्टी एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टी, यानी वैसे धातु के ऑक्साइड जिसमें अम्ल और भस्म दोनों का गुण पाया जाता है, उसे हम लोग एम्फोटेरिक या द्विधर्मिक ऑक्साइड कहते हैं। जिसका उदाहरण देखिएगा, यहाँ पर हम आपको बता रहे ZnO जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया हम किससे करवाए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, HCl से। अम्ल एवं भस्म में इसकी चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियो में। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये एसिड है, क्या है, बेस। यहाँ बेस का प्रॉपर्टी दे रहा है, या क्या बना रहा है, जिंक क्लोराइड। क्या बना रहा है, जिंक क्लोराइड। या यहाँ पर क्या बन गया बताइए, तो लवण। और क्या बना, जल। फिर देखिएगा यहाँ पर ZnO की अभिक्रिया NaOH से कराया जाता है, Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट। क्या बनता है, सोडियम जिंकेट। यहाँ पर NaOH आपका दिख रहा होगा, बेस। NaOH क्या बताइए, तो बेस है। जबकि ZnO यहाँ क्या प्रॉपर्टी दिखा रहा है, एसिडिक प्रॉपर्टी दिखा रहा है। अभी क्या देखें, यहाँ पर ZnO बेसिक प्रॉपर्टी दिखाया है, यानी भास्मिक प्रॉपर्टी। यहाँ पर कैसा प्रॉपर्टी दिखाया, अम्लीय प्रकृति दिखाया। देखिए दोनों गुण इसमें पाया गया, इसलिए ZnO क्या होगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड यानी द्विधर्मी ऑक्साइड हो गया। इसके बाद हम आपको बता रहे हैं, अभी सुनिएगा, सारे धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करते हैं, और कुछ करते भी तो बहुत शीघ्रता से करते हैं, कुछ बहुत नहीं के बराबर करते हैं। जैसे आपको हम एक उदाहरण देंगे, सोडियम और पोटेशियम की बात करते हैं। सोडियम और पोटेशियम जो धातु होता है वह जैसे ही ऑक्सीजन से संयोग करता है, क्या बोले बताओ, तो सोडियम और पोटेशियम जैसे ही ऑक्सीजन से संयोग करता है उसके ऑक्साइड बना लेते हैं। जैसे सोडियम की बात करते हैं, Na+O2 क्या बना लेगा, Na2O, सोडियम मोनोऑक्साइड। अब इसको आप लोग बैलेंस कर सकते हैं। अब देखिएगा, इसी प्रकार से पोटेशियम की बात करते हैं, या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करेगा तो K2O बना लेगा। इसको बैलेंस कर देंगे हम। यानी यह जो होता है बहुत शीघ्रता से ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, और इतना शीघ्रता से अभिक्रिया करता है कि वायु में खुला छोड़ देने पर यह तुरंत जल उठता है। कौन, सोडियम और पोटेशियम की बात हम कर रहे हैं। यही कारण है कि इसे केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है ताकि आग नहीं पकड़े। एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ गया होगा, किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है, सोडियम। किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम को पूछेगा क्यों, तो क्या बोलोगे, जैसे ही हवा के संपर्क में आता है तुरंत ऑक्साइड बनाता है और शीघ्रता से क्या होता है, जल जाता है। इसलिए सोडियम और पोटेशियम को कहाँ रखा जाता है, डुबा करके, जल में डुबा कर, सॉरी केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है, केरोसिन में। आगे देखिएगा, कुछ ऐसे होते हैं कि जैसे जल्दी कमरे के ताप पर वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करते, उसे जलाया जाता है। जैसे मैग्नीशियम के फीते की बात करते हैं, मैग्नीशियम ऐसे अभिक्रिया नहीं करता है, इसे जब भी क्या किया जाता है, मैग्नीशियम की ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, बर्न किया जाता है, तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका कारण क्या है कि मैग्नीशियम जो होता है वह सोडियम से कम क्रियाशील है, मैग्नीशियम सोडियम से कम क्रियाशील है। इसी प्रकार से देखिएगा, इसी प्रकार से जिंक की बात करते हैं। जिंक को अगर साधारण में जलाया जाए तो नहीं जलेगा,
इसको प्रबलता से जलाया जाता है, प्रबलता से मतलब काफी तेज जलाया जाता है, तब यह बनता है जिंक ऑक्साइड। ये सब फिर से सुनिएगा, यानी हम क्या देखें, सोडियम और पोटेशियम अधिक अभिक्रियाशील है, तब तो जल्दी अभिक्रिया किया। इससे कुछ कम अभिक्रियाशील कौन है, मैग्नीशियम है। और इससे कम अभिक्रियाशील कौन है बता तो, जिसको को क्या बोलते हैं, जिंक या जस्ता बोलते हैं। इसी प्रकार से उससे भी कम अभिक्रियाशील कौन होगा, कॉपर होगा। फिर कौन होगा, सोना होगा, या पहला गुण हुआ। दूसरा है जल अगला देखिएगा। अब दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, जल से अभिक्रिया। सारे धातु जल से अभिक्रिया नहीं करता है। अब लेकिन कुछ धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करता है, कुछ धातु गर्म जल से अभिक्रिया करता है, कुछ भाप से अभिक्रिया करता है। आगे देखिएगा यहाँ पर, सबसे पहले ठंडे जल से अभिक्रिया। सोडियम को ठंडे जल से अभिक्रिया कराने की बात करते हैं। सोडियम ठंडे जल से अभिक्रिया जब करता है तो क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और क्या बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर, जब ये अभिक्रिया करेगा तो कौन सा गैस देगा, H2। कौन सा गैस देगा, H2 गैस दे रहा है। इसी प्रकार से पोटेशियम की अभिक्रिया जल से होती है तो क्या बनाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और क्या देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। दूसरी बात करते हैं, सारे धातु ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करते, कुछ गर्म जल से अभिक्रिया करता है, यानी भाप से अभिक्रिया करता है, या उसे गर्म करने के बाद उसके ऊपर भाप प्रवाहित करने पर। जैसे मैग्नीशियम की बात करते हैं, इस पर भाप जब प्रवाहित किया जाता है क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस देता है। इसी प्रकार से जस्ते की बात करते हैं, तप्त जस्ते पर जब भाप, यानी भाप भी क्या है, जल का रूप है, जिंक ऑक्साइड बनता है, क्या देता है, हाइड्रोजन देता है। बैलेंस देखते जाइएगा। इसके बाद जब आएगा, बार बार परीक्षा में पूछता है क्या होता है जब तप्त या रक्त लोहे पर, रक्त लोहा पूछता है। रक्त लोहा का मतलब हुआ तप्त लोहा, खूनी लोहा, यानी पूरा तप्त जब लोहा होता है उसके ऊपर से भाप जब प्रवाहित किया जाता है तो क्या बनता है, Fe3O4। और क्या देता है, H2 हाइड्रोजन गैस देता है। इसके बाद कुछ हो गया, कुछ अभिक्रिया करता ही नहीं है जल से, जैसे तांबा, मरकरी, टीन, सोना, चांदी, ये सब जल से अभिक्रिया नहीं करता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे तीसरा प्रॉपर्टी, अम्ल से अभिक्रिया। तीसरा देखिएगा, अम्ल से अभिक्रिया। देखिएगा, अम्ल से अभिक्रिया की बात करते हैं। अम्ल से जब कोई अभिक्रिया होता है, कोई धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो आप जानते होंगे हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। कोई भी धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या मुक्त करेगा, हाइड्रोजन गैस। क्या करेगा, मुक्त, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। जैसे देखिए, सोडियम की अभिक्रिया हम HCl से करवा देते हैं। सोडियम की अभिक्रिया हम किससे करवाते हैं, HCl से करवाते हैं। तो देखिएगा, सोडियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ मिल जाएगा क्लोरीन के साथ, क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड। और क्या देगा, H2। यानी अभी समझना है कि जब भी कोई धातु जब अभिक्रिया किससे करेगा, अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या देगा, हाइड्रोजन गैस। याद रखिएगा, आएगा परीक्षा में। क्या होता है जब धातु की अभिक्रिया अम्ल से होती है, कौन सा गैस मुक्त करेगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। जब मैग्नीशियम की अभिक्रिया हम करवा दिए, Mg(H2SO4) से करवा दिए, ध्यान दीजिएगा, H2SO4 से करवा दिए, क्या बनेगा बाबू, MgSO4 प्लस क्या देगा, H2 देगा। बैलेंस है, अपने आप में संतुलित है। इसके बाद यह है एल्युमिनियम की अभिक्रिया। इसके बाद अब ध्यान देना है कि जैसे जैसे क्रियाशीलता श्रेणी होगी, अम्ल की क्रियाशीलता घटेगी और बढ़ेगी। अब देखेंगे कुछ जैसे अम्ल होते हैं, नाइट्रिक अम्ल, जिसको हम लोग बोलते हैं HNO3। HNO3 अभिक्रिया नहीं करता है किसी धातु से, और अभिक्रिया करता भी है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। लेकिन कुछ तत्व, मैग्नीशियम और मैग्नीज, जब HNO3 से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस देता है। क्या देता है, हाइड्रोजन गैस। क्या बोले, अभी आप लोग को बताया कि नाइट्रिक अम्ल किसी धातु के साथ जब अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता, हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। लेकिन मैग्नीज और मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करने पर वह क्या करता है, मुक्त, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। जैसे देखिएगा, Mg प्लस HNO3, MgNO3 मैग्नीशियम नाइट्रेट, और क्या दिया, H2 हाइड्रोजन, मैग्नीशियम नाइट्रेट। इसी प्रकार से Mn प्लस HNO3 मैग्नीज नाइट्रेट। आ गया समझ में।
समझिएगा। एल्युमिनियम सोना और प्लेटिनम अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन कुछ वैसे पदार्थ होते हैं जिसमें अम्ल को घुला लेता है, धातु को घुला लेता है, यानी अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है, परंतु एक्वा रेजिया यानी अम्ल में घुला लेने की क्षमता होती है, अम्ल में घुला लेने की क्षमता होती है। अब हम इसकी चर्चा थोड़ा सा कर रहे हैं। एक्वा रेजिया को हम लोग एक नाम से जानते हैं, अम्लराज। एक्वा रेजिया आएगा परीक्षा में, क्या होता है एक्वा रेजिया, क्या होता है। एक्वा रेजिया का मतलब होता है जिसमें 3 भाग HCl, क्या बोले बता तो, 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3, 1 भाग HNO3, यही हो गया। देखिएगा ये 3 भाग HCl और 1 भाग क्या बोले HNO3, यानी 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल के संयोग से क्या होता है, एक्वा रेजिया यानी अम्लराज बनता है। आएगा अम्लराज क्या है, जिसमें 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है। पहली बात। अब तुमसे पूछेगा कि कौन ऐसा पदार्थ है जिसमें सोने को घुला लेता है, चांदी को घुला लेता है, प्लेटिनम को घुला लेता है, तो उसका नाम क्या दीजिएगा, अम्लराज। क्या दीजिएगा, अम्लराज। इसके बाद लवण से अभिक्रिया हम बता रहे हैं, लास्ट है लवण से अभिक्रिया, धातुओं का लवण से अभिक्रिया, चौथा नंबर में लवण से अभिक्रिया, ध्यान दीजिएगा, लवण से अभिक्रिया। यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं रिएक्शन विथ साल्ट। क्रियाशील धातुओं अपनों से कम, क्रियाशील जो धातुएं होती है वो अपनों से कम धातुओं के साथ धातु को विस्थापित करता है। क्या करता है, धातु को विस्थापित करता है। देखिएगा यहाँ पर जैसे आपका उदाहरण दे रहे हैं, जिंक जस्ता को हम कॉपर सल्फेट के विलयन में घोरते हैं। क्या बोले, कॉपर सल्फेट के विलयन में घोरते हैं तो क्या देखते हैं, क्या बनाएगा बता तो, जिंक सल्फेट। क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट। और क्या बनाएगा, कॉपर। क्या बनाएगा, कॉपर। यहाँ देखिएगा कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर सल्फेट का जो रंग होता है वह कैसा रंग होता है, इसका नीला रंग होता है। कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है, नीला होता है। और देखते हैं कॉपर सल्फेट, यहाँ पर जिंक धातु के एक टुकड़े को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है। नीला रंग धीरे धीरे क्या होता है, गायब हो जाता है। और कॉपर धातु और यहाँ पर लाल रंग का इसका कलर दिखता है। यानी क्या बोले, क्या होता है, क्वेश्चन आएगा तुमसे, क्या होता है जब कॉपर सल्फेट के विलयन में जस्ते को डालते हैं तो क्या बोलिएगा कि क्या बनेगा, जिंक सल्फेट और क्या बनेगा, कॉपर प्रतिस्थापित होगा। यानी कहने का तात्पर्य हुआ, फिर देखिएगा Fe मीन्स क्या हुआ, लोहा। अब उस लोहे की काठी को आप कॉपर सल्फेट के विलयन में डालिए, कॉपर सल्फेट के विलयन में डालिए तो देखिएगा कि जब लोहे के एक टुकड़े को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो कॉपर सल्फेट का नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है। कॉपर सल्फेट का नीला रंग धीरे धीरे क्या होता है, गायब हो जाता है। और क्या बनेगा, FeSO4। और फिर क्या बनेगा, Cu अलग हो जाएगा। और क्या होता है फिर, और कॉपर का लाल रंग, फिर कॉपर का यहाँ पर जो अवक्षेप है उस पर लाल रंग जमा होने लगता है, लवण से अभिक्रिया। यानी अभी हम लोग क्या पढ़े आज, धातु का भौतिक गुण, धातु का रासायनिक गुण। धातु का भौतिक गुण, धातु का रासायनिक गुण, धातु का कहाँ उपयोग होता है। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को हम पढ़ाएंगे अधातु का भौतिक गुण और रासायनिक गुण। और आप लोगों को संस्कृत के लिए बहुत अच्छे शिक्षक हैं जो CBSE और BSEB दोनों को पढ़ाते हैं, जिनका नाम है संस्कृत गुरु संतोष पांडे। आप YouTube पर जाकर सर्च करेंगे जिसमें संतोष पांडे उनका नाम है, वह आप उनके चैनल को देखिए और उनको भी सब्सक्राइब कीजिए। और साइंस और मैथ हम आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।